हाँ तो स्टूडेंट्स, आज कक्षा 9 के लिए विषय विज्ञान में उपविषय भौतिक विज्ञान और पाठ है 8 गति, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं मोशन। तो हमने पहले इस टॉपिक चैप्टर के टॉपिक में जो हमें बातें जोड़ी थी वो हमने अंकगणितीय माध्यम से गति के समीकरणों का निगमन की बात की थी और ग्राफीय विधि से हमने आपको पहले भी ये टॉपिक पढ़ा दिया है, किंतु हम आज आपको दोबारा ये ग्राफीय विधि से गति के समीकरणों को निगमन करना बता रहे हैं। बहुत वैल्यूएबल टॉपिक है और इसका क्वेश्चन आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन 100% मिलता है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम ग्राफीय विधि की जो तरीका है उसमें हम जो है किसी भी पिंड की गति को हम अक्षों पर प्रदर्शित करते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर। यदि हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या किसी प्रश्न से संबंधित जो हमारा टॉपिक चलता है उसके आधार पर हम अक्षों पर उनकी गति ले लेते हैं और उन गति के संबंध में ही जो हमारे पास समस्या प्रश्न का हल आता है वो ग्राफीय विधि से हम हल कर लेते हैं। अब हमारे पास गति के संबंध में यदि हम बात करें गति के समीकरणों को संतुलित सिद्ध करना, तो सिद्ध करने में हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम समय वेग ठीक लेंगे तो हम गति के पहले समीकरण को प्रूवमेंट करते हैं। यदि हम समय और स्थिति की बात करते हैं उसी ग्राफ से तो हम गति के द्वितीय समीकरण को प्रूवमेंट कर लेते हैं। यदि बात करते हैं वेग और स्थिति की तो हम गति के तृतीय समीकरण को प्रूवमेंट कर लेते हैं। किंतु हम एक ही चित्र से तीनों समीकरण को किस प्रकार सिद्ध करेंगे ये आपको ध्यान से देखना है। देखिए, सबसे पहले हम अक्ष बना लेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है ठीक, और ये आपने कक्षा 9th में मैथमेटिक्स के रूप में पढ़ा है, अक्षों का निरूपण और अक्षों पर किसी बिंदु की स्थिति का दर्शाना ठीक। अब हम बात करते हैं केवल इनके कटान बिंदु की, तो ये मूल बिंदु होता है ठीक। हमने इस मूल बिंदु से एक वस्तु की गति को मान लिया, वस्तु चली अपनी आरंभिक स्थिति से और उसने अपना जो है बिंदु ए तक गति कवर करी। एक बात और ध्यान रखना बच्चों, इधर आप समय ले लेंगे पहले ठीक है, और इधर आप वेग की बात करेंगे। तो ये जो ग्राफ निरूपण हुआ वो वेग समय संबंध को दर्शाएगा ठीक। तो प्रारंभिक स्थिति से मान लो कोई वस्तु चलना प्रारंभ हुई और उसने 0 से a तक आते समय अपनी वेग को प्राप्त किया u, ओके। फिर उसने कुछ समय पश्चात अपने वेग को बढ़ा करके अंतिम वेग का रूप दे दिया और उसकी स्थिति मान लिया हमने ग्राफ पर अक्षों पर दिखा दें, एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर, दोनों पर। ये वाई अक्ष पर आ गई और ये एक्स अक्ष पर आ गई ठीक। तो ये ए से बी तक पहुंचा माना, तो बी से इसका जो हमने प्रक्षेप दिखाया यहाँ पर बी डैश और यहाँ पर हमने दिखाया इसका सी। तो जो सीधी रेखा चल रही है ये सीधी रेखा आपके वेग वृद्धि को दर्शा रही है प्रति सेकंड, अर्थात हर सेकंड में इसका वेग बढ़ता जा रहा है। और वृद्धि होने पर हम जानते हैं जब वेग वृद्धि होती है प्रति सेकंड तो त्वरण उत्पन्न होता है। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पर ये त्वरण उत्पन्न हो गया। मान लिया हमने इस गति के समीकरणों को प्रूवमेंट करने के लिए हमने इसकी प्रारंभिक स्थिति ओ से ए तक जाने में ठीक, और फॉर ओरिजिन हम यहाँ पर 0 स्थिति भी मान सकते हैं इसकी। तो हमने इस समय के रेस्पेक्ट में हमने एक समांतर रेखा खींच ली ठीक, जो BC को बिंदु D पर काटती है। तो जो दूरी आपकी AU होगी वो दूरी आपकी CD भी होगी, क्योंकि इसके समांतर रहती है ये, तो ये भी आपका U ही होगा। और मैंने कहा कि ये A से B तक पहुंचने में इसने वेग प्राप्त किया B, तो आपका ये अंतिम वेग आपका आ जाएगा यहाँ पर B हो जाएगा। अब बात करते हैं यदि हमें आवश्यकता कहीं पड़ने वाली है BD की, तो आप BD दूरी आराम से निकाल सकते हैं कि BD
निकालने के लिए बी सी में से हमें सी डी घटानी पड़ेगी, अर्थात बी में से यू घटाना पड़ेगा। तो हमें आवश्यकता अनुसार बी डी की दूरी मिल जाएगी। अब गति की जो पहले समीकरण हमें प्रूवमेंट करने के लिए आपसे कहा, वो वेग स्थिति संबंध वेग समय संबंध के लिए बताया आपने, मैंने आपको बताया वेग समय संबंध के लिए। तो भाई आरंभिक स्थिति से t सेकंड पश्चात मान लें उसका वेग u से b हो जाता है, तो इस संबंध को हम त्वरण से ज्ञात करते हैं, और त्वरण के लिए होता आपका वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल या समय। वस्तु ने इस आकृति में A से B तक जाने में जो रेखा प्राप्त की है वह त्वरण को दर्शाती है, और त्वरण का मान निकालेंगे तो त्वरण क्या है, त्वरण के लिए हमें जो निकालना पड़ेगा, यहाँ पर ये थीटा यदि मान लिया जाए तो हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं tan थीटा बराबर लंब बटे आधार पढ़ते हैं, ठीक। तो इस थीटा के सामने लंब कौन सा हो गया, बी डी हो जाएगा आपका, और आधार कौन सा हो गया, ए डी हो गया। बी डी आपने अभी काउंट कर लिया है पहले से ही, बी माइनस यू, और ए डी आपको देखेंगे समय की स्थिति दिखा रहा है, तो ये हमारा पास समय है टी, ठीक। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर टी ले लिया हमने, तो ये तो आपका हुआ ढाल tan थीटा के रूप में, पर ये ढाल दिखाता किसको है, ढाल दिखाता आपका ए को। तो बात समझ आई आपको। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ढाल आएगा वो ढाल त्वरण को दर्शाता है, अतः त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय, और हम इसको ए ले देंगे, और वेग परिवर्तन क्या दिखा रहा है आपका, बी डी को दिखा रहा है, और समय दिखा रहा है आपका ए डी को दिखा रहा है, तो बी माइनस यू हो जाएगा, समय टी हो जाएगा, सॉरी ए डी का मान हर बार टी है, अभी निकाल लिया हमने पहले से ही। हम अपॉन वन लिख करके कैलकुलेशन कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई वाली, ए टी बराबर बी माइनस यू हो जाएगा, ए टी बराबर बी माइनस यू हो जाएगा, और u आप इधर ले आएंगे तो u प्लस के ए टी बराबर b हो जाएगा, या b बराबर u प्लस के ए टी हो जाएगा। इस प्रकार से इस ग्राफीय विधि में आपने वेग समय संबंध से वस्तु की स्थिति a से b तक जाने में जो ढाल उत्पन्न हुआ, उस ढाल से त्वरण को प्रदर्शित करेंगे, अर्थात ये ढाल त्वरण को दर्शाता है, और ये ढाल आपकी जो है प्रवणता भी मैथमेटिक्स में कहलाती है, और प्रवणता आपने निकालना सीखा है m बराबर tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू होती है लंब बटे आधार, और लंब की वैल्यू यहाँ पर क्या है इस त्रिभुज में, बी डी ए में क्या है यहाँ पर बी डी, तो आपका लंब है, आधार आपका ए डी है, आपने बी डी की वैल्यू अभी निकाल ली पहले से ही, बी माइनस यू, और ए डी आपकी वैल्यू टी, क्योंकि ये दोनों स्थितियाँ समान हैं, क्योंकि ये एक आयत का आकार में चित्र आ रहा है, तो क्या होगा ओ सी और ओ डी ए डी बराबर ही होंगी। वैल्यू रखने पर हमने आपका पहली गति का समीकरण प्रूवमेंट हो जाता है। अब बात करते हैं हम गति के दूसरे समीकरण की, ठीक है। देखिए अब गति के दूसरे समीकरण प्रूवमेंट करते हैं, तो गति के दूसरे समीकरण को हम जो है समय स्थिति संबंध से प्रूवमेंट करते हैं, समय स्थिति संबंध से इसको हम प्रूवमेंट करते हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम जो है एक्स अक्ष पर तो टी ले रहे हैं इस समय, और वाई अक्ष पर चल रहा वेग, किंतु टी समय में ये कितनी स्थिति पहुंच गया था, कितनी दूरी इसने तय कर ली होगी, उसके संबंध में हम लेते हैं इस समीकरण को प्रूवमेंट करने के लिए। तो जैसे मैंने कहा ढाल के गणना से गति की पहले समीकरण निकाली, अर्थात इस ढाल ने कितना क्षेत्रफल तय किया था उस आधार पर हमने उसको क्या निकाला था, त्वरण निकाला था। अब बात कर रहे हैं, कहें कि हम बात कर रहे हैं दूसरे समीकरण की, तो दूसरे समीकरण में समय और स्थिति की बात कर रहे हैं, अर्थात टी समय में कोई पिंड अपनी ए से बी तक जाने में उसने कितनी दूरी तय कर ली, इसकी बात करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसमें जो टी समय में चली गई दूरी
जो होती है, दर्शाई जाती है, वो क्या होती है, वो इस ओ से ए, बी और सी तक वस्तु को कितनी दूरी तय करनी है उस संबंध में निकालने के लिए हम इस आकार का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। अर्थात चली गई दूरी टी समय में वस्तु द्वारा वह इस आकृति ओ ए बी सी के क्षेत्रफल के बराबर होती है। और ध्यान से देखें तो ओ ए बी सी एक समलव आकार का आकृति है। तो देखते हैं, तो समलव ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, जब समलव ओ ए बी सी का क्षेत्रफल करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसे हम जानते हैं दो आकृति हैं, एक आकृति ये और एक आकृति ये। तो आकृति ओ ए डी सी का क्षेत्रफल प्लस ए बी डी का क्षेत्रफल, आकृति ए बी डी का क्षेत्रफल। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो दूरी चली गई है वो एस होगी और इस एस का मान इन दोनों आकृतियों के क्षेत्रफल के बराबर होगा, योग के बराबर। अब वही आकृति हमारी कौन सी है, आकृति ओ ए सी डी तो हमारी है आयत। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, लंबाई गुणा चौड़ाई। और लंबाई क्या है इसमें, लंबाई आपकी क्या ओ सी बोल दीजिए या ए डी बोल दीजिए, और चौड़ाई क्या है ओ ए या सी डी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सीधी बात ओ ए सॉरी लंबाई लेने पहले ए डी गुणा चौड़ाई कितनी हुई आपकी ओ ए। ठीक, दूसरी आकृति कौन सी, दूसरी आकृति त्रिभुजाकार है। तो त्रिभुजाकार का आप क्षेत्रफल जानते हैं, त्रिभुज क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब यहां पर आधार देख लीजिए कितना है, इसमें AD है और ऊंचाई कितनी है BD है। तो अब आप इस वैल्यू को यहां पर लिख सकते हैं क्या, 1/2 आधार आपका AD हो गया और ऊंचाई हो गया आपकी BD। अगली बात करते हैं, इस AD की OA AD और BD ये सब वैल्यू हमारे पास इसमें से निकाल सकते हैं हम। भाई AD हमारे पास कितनी है, समय t को दर्शा रही है, OA कितनी है u को दर्शा रही है वस्तु की आरंभिक स्थिति को, और AD फिर दोबारा से आपके पास आ गया t दर्शा रही है, और BD आपने काउंट कर रखी पहले से ही b - u। अब आपने देखा कि यहाँ पर s चल रहा है, ये s बराबर ut प्लस के हाफ t इंटू बी माइनस के u। आप ये भी जानते हैं कि b बराबर u प्लस के AT आपने प्रथम समीकरण पढ़ रखी है, b माइनस u लिखेंगे तो AT हो जाएगी। ये वैल्यू आपको आवश्यक है क्योंकि आपने गति का समीकरण पढ़ रखा है द्वितीय s बराबर ut प्लस के हाफ AT स्क्वायर। ठीक, और तृतीय समीकरण आप जानते हैं b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस के 2as। ये समीकरण आपको पता है पहले से ही, तो हमें आवश्यकता इसकी थी, इस समय ये निकाल लिया और ये वैल्यू हमने यहाँ पर इसकी पुट कर दी। VT b माइनस u की वैल्यू कितनी है हमारे पास, AT। तो आपकी समीकरण बनकर तैयार हो गई ut प्लस के हाफ AT स्क्वायर, जो कि गति की द्वितीय समीकरण है। ठीक, और जो चीज़ें हैं वो पहले टॉपिक में बता चुका हूँ, u क्या है v क्या है, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट करना प्रारंभ कर दिया है। अब अगली बात करते हैं, गति के तीसरे समीकरण की बात करते हैं। तो पहली समीकरण हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी बात करेंगे वो वेग स्थिति से बात करेंगे। अब जो तृतीय समीकरण होगी वो आपकी वेग स्थिति
के संबंध में गति का तृतीय समीकरण। ओके, अब देखिए आगे को, गति का तृतीय समीकरण क्या है, बस थोड़ा सा ही आपको चेंज करना है। और जिस प्रकार से अभी आपने गति की द्वितीय समीकरण प्रूवमेंट करनी सीखी थी, सेम ऐसे ही आपको गति की तृतीय समीकरण प्रूवमेंट करनी है। करनी है कैसे, देखिए भाई, t समय में चली गई दूरी तो वही रखेंगे आप, t समय में चली गई जो दूरी होगी वो दूरी आपकी इस समलव आकृति ओ ए बी सी का क्षेत्रफल के बराबर होगी। ठीक है, अब हमारे पास ये आकृति पहले तो हमने तोड़ी थी इसको दो हिस्सों में, फर्स्ट और सेकंड। अब हम इस बार क्या करेंगे, इस बार पूरा समलंब ले लेंगे। समलंब आकृति आपको पता होगा, इसमें दो भुजाएं तो समांतर होती हैं और एक भुजा आपके समांतर, भुजाओं का एक युग्म तो आपका क्या होता है, समांतर होता है, जो आमने सामने होती हैं, और एक युग्म समांतर नहीं होता है। माने समांतर भुजाएं ये हैं ए और बी, और इनके बीच की हाइट यदि h है तो आप इनका क्षेत्रफल निकालते हैं 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले को अब यूज करने वाले हैं। ये तो केवल एग्जाम्पल था, किंतु हम जो है एस बराबर लिख देंगे यहाँ पर। अब और ये समलंब आकृति कैसे होगी, अब इसमें दो समांतर भुजाएं ढूंढनी है भाई, ओ ए और बी सी समांतर भुजाएं हैं, क्योंकि ये आकृति इस रूप में बनी हुई है। ये क्या है, ये आपकी समांतर भुजाएं हैं, और ये होगी आपकी हाइट, ए डी बोल दीजिए या ओ सी बोल दीजिए। तो हम क्या करेंगे फिर, इस आकृति में इसका क्षेत्रफल लिख देंगे। तो क्षेत्रफल क्या निकलेगा, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई, अर्थात इनके बीच की ऊंचाई, दोनों समांतर भुजाओं के बीच की ऊंचाई। तो s बराबर 1/2, समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं हमारे पास, ए यू ए ओ और बी सी। हमारे पास ए ओ या ओ ए लिख सकते हैं आप, ओ ए प्लस सी बी या बी सी लिख सकते हैं आप। और हाइट क्या आपकी, हाइट है इनके बीच की गैप, ओ सी या ए डी, हमने ए डी लिख दिया। अब आप ये भी जानते हैं ओ ए आपके पास यू है, बी सी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, वी है, और जो ए डी है वो इनकी समय को दिखा रही है, टी को। तो अब आपके पास क्या हो गया, ये u प्लस के b अपॉन 2 इंटू टी हो गया। अब हम गति के तृतीय समीकरण की बात यदि करते हैं, तो गति का जो तृतीय समीकरण होता है वो b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस के 2as होता है। इसमें क्या कहीं t है, t तो इसमें है नहीं, तो t की वैल्यू हम गति के प्रथम समीकरण से ले लेंगे। और गति का प्रथम समीकरण आपको पता है कौन सा होता है, b बराबर u प्लस के ए टी। हम b माइनस यू लिख लेंगे, बराबर ए टी कर लेंगे, b माइनस यू इस a को नीचे ले जाएंगे, t हो जाएगा। मतलब हमें इस समीकरण की जरूरत पड़ने वाली है और हमने इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो s बराबर u प्लस के v अपॉन 2 मल्टीप्लाइड b माइनस यू अपॉन a हो जाएगा। और जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला भी यहाँ पर यूज हो सकता है। ये b माइनस यू है तो हम क्यों ना इसको b प्लस यू लिख दें। ये 2 इंटू ए है तो 2a ले सकते हैं, b माइनस यू इधर हो गया। अब यदि हम इसको इधर ले आएँ 2a को, तो 2 इंटू एस हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे यू वी प्लस यू इंटू बी माइनस यू, तो बी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर हो जाएगा। और अब आपका जो स्थिति हो जाएगी 2as बराबर बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर। आप इसको यहीं भी छोड़ सकते हैं, या बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस के 2as भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपके गति के तीनों समीकरण प्रूवमेंट हो गए हैं।
और इस गति के तीनों समीकरण में अब हम टॉपिक जोड़ने वाले हैं गति की समीकरणों की विशेष स्थितियां। अब स्थितियां किस प्रकार से, वेग बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक, मतलब प्रति सेकंड वेग बढ़ रहा है या घट रहा है। बढ़ने पर वेग वृद्धि होने पर त्वरण पॉजिटिव होता है, और जब प्रति सेकंड वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक हो जाता है, अर्थात ऋणात्मक स्थिति में क्या होता है, मंदन बोलते हैं। तो ये मंदन की स्थिति में समीकरण लिखनी पड़ेंगी। अब एक टॉपिक आता है ऊर्ध्वाधर गति में, अर्थात जब कोई पिंड पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंका जाएगा तब गति समीकरण क्या हम लगाएंगे। एक स्थिति आ गई ऊपर से नीचे के लिए, तो वस्तु ऊपर नीचे आ रही है तो गति समीकरण क्या लगाएंगे। और विराम अवस्था है, विराम अवस्था से कोई पिंड चल रहा है या फिर वस्तु मुक्त अवस्था में है, मुक्त पतन के रूप में गिर रही है, तो गति का समीकरण क्या लगाएंगे ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल इन्हीं बेस्ड पर होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले इनके संबंध में पता होना चाहिए कि गति का समीकरण किस स्थिति में कौन सी लगनी है। गति का समीकरण पहले मैं आपको आंकिक विधि से प्रूवमेंट करा चुका था। अब गति के समीकरण को मैंने तीनों को आपको ग्राफिक विधि से भी समझा दिया है। यदि इसमें भी कोई दिक्कत रहती है आप बताएंगे, ठीक है। चलिए, अब हमारा टॉपिक जो आता है, हमारा टॉपिक आता है गति के समीकरण के लिए। पहली बात हम करते हैं वेग वृद्धि के रूप में। ओके, तो पहला टॉपिक आपका ये आ गया भाई, जब किसी पिंड की गति में प्रति सेकंड वेग बढ़ता है तो आपके तीनों समीकरण यही होते हैं जो मैंने आपको भी पढ़ाए हैं। बी बराबर यू प्लस के ए टी, यू प्रारंभिक वेग है, वी अंतिम वेग है, ए त्वरण है और टी समय है। ये आप पीछे सब पढ़ चुके हैं। और दूसरे समीकरण आप अभी पढ़ा आपने, एस बराबर यू टी प्लस के हाफ ए टी स्क्वायर, एस टी समय में चली गई दूरी है, यू प्रारंभिक वेग है। और तीसरी जो समीकरण आपने पढ़ी है वो तीसरी समीकरण आपने पढ़ी है अभी, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस के 2s। ये प्रति सेकंड वेग वृद्धि के रूप में है। यदि प्रति सेकंड वेग ना बढ़ रहा हो, घट रहा हो, गाड़ी में ब्रेक लगा दिए जाएं और गाड़ी को चलते छोड़ देना चाहिए, तो क्या होता है, वो एक स्थिति में जाकर के रुक जाएगी, अर्थात कहीं ना कहीं वो स्थिति प्रारंभ अपनी अंतिम स्थिति को शून्य कर लेगी, अर्थात गति करना बंद कर देगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब ब्रेक लगाने पर मंदन होता है तो क्या समीकरण लिखी जानी चाहिए। तो क्या होगा, त्वरण ऋणात्मक हो जाता है। तो जहाँ त्वरण है ए, वो क्या होगा आपका ऋणात्मक स्थिति में, अर्थात मंदन की स्थिति में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे फिर यहाँ पर, मंदन के लिए गति की समीकरणें, या आप वेग घटने के रूप में बोल सकते हैं, ठीक है। फिर आप किस तरह लिखेंगे, देखिए जरा भाई, जहां पर आपने प्लस लिखा है ये ए का मान रखेंगे तो माइनस का हो जाएगा, ऐसे इसमें हो जाएगा एस बराबर यू टी माइनस के हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ठीक है। और ऐसे यहाँ पर होगा बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2as हो जाएगा। ये तो आपकी हो गई इस स्थिति में, वेग बढ़ने के रूप में ये, घटने के रूप में ये। और कोई वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है तब क्या होगा, ठीक है। पहले नीचे से ऊपर की वाली बात करते हैं सीक्वेंस में, नीचे से ऊपर जाते समय जब वस्तु, एक बात ध्यान रखना हमेशा, प्लस समझ लीजिए, अगर कोई वस्तु पृथ्वी तल के विरुद्ध गति करती है, ऊपर की ओर गति करती है, तो उसका जो त्वरण होता है वो त्वरण ए ना होकर के गुरुत्व त्वरण में बदल जाता है, अर्थात यहाँ पर ए आपका जी कहलाएगा। एक बात और ध्यान रखेंगे, पृथ्वी के विरुद्ध जा रहे हैं तो ये क्या होगा, यहाँ पर आपका जी माइनस होगा, क्योंकि हम पृथ्वी के अगेंस्ट जा रहे हैं। दूसरी बात है, जब पृथ्वी के हम पृथ्वी के
ओर गति करेंगे, अर्थात वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आएगी, तो क्या होगा, उसी स्थिति में इस तरह से दिखाएंगे। आकाशीय स्थिति ये है और पृथ्वी तल की स्थिति आपकी ये है। तो क्या होगा, जब वस्तु नीचे को आएगी तो उसका गुरुत्व त्वरण प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पर सामान्य त्वरण की बात नहीं करेंगे, पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण की बात करेंगे। तो दो चीज़ आपको दिमाग में बैठा लेनी चाहिए। पृथ्वी के अगेंस्ट गति करेंगे, पृथ्वी के गुरुत्व के अगेंस्ट गति करेंगे तो जी माइनस कर लेंगे, अर्थात गुरुत्व त्वरण माइनस का होगा। और जब हम अधीन गति करेंगे, पृथ्वी की ओर चलेंगे, तो जी प्लस का होगा। इसको बोलते हैं पृथ्वी के गुरुत्व के अधीन गति, और यहाँ बोलते हैं माइनस वाली स्थिति में पृथ्वी के गुरुत्व के विरुद्ध गति। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ पर हम वस्तु की पृथ्वी के गुरुत्व के अधीन गति के लिए गति की समीकरणें। तो एक बात ध्यान रखेंगे, अब यहां पर सामान्य त्वरण की बात नहीं करेंगे, पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण की बात करेंगे। तो क्या रहेगा, क्या क्या बदलाव होने वाले हैं वो देख लेंगे ध्यान से। क्वेश्चन की थ्योरी के अनुसार ही आपका समीकरण का रूप बदल जाएगा। भाई यू तो यू रहेगा, इसमें बी बी रहेगा, ठीक है, और एस बदल जाएगा एच में, और जो ए है वो जी में बदल जाएगा। अब स्थिति ये देखनी है, टी टी रहेगा, समय समय रहेगा। अब ये देखना होता है कि बस वस्तु की दिशा किधर की हो, पृथ्वी की ओर है, पृथ्वी विरुद्ध है। तो करेंगे क्या, हम जब पृथ्वी का अधीन अर्थात नीचे को आ रहे हैं, अर्थात कोई पिंड ऊपर है, ये नीचे को गिरता आ रहा है, ये पृथ्वी तल नीचे है, वस्तु की गति नीचे को हो रही है, तो जी प्लस का हो जाएगा आपका। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, तो बी बराबर यू प्लस के जी टी। ठीक, ऐसे ही अब एक जगह जी आ गया, ऐसे इसमें क्या होगा, इस वाले समीकरण में बस एक जगह जी रखना है, ऐसी जगह रखना है, एच रखना है, एच बराबर यू टी प्लस हाफ, एक जगह जी आ जाएगा इसमें, और तीसरे में क्या होती है, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s थी, ऐसी जगह क्या आ जाएगा एच, और सब वही रहेगा। और एक जगह जी हो जाएगा 2gh, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब आपने पृथ्वी के अधीन पढ़ ली, अब पृथ्वी के विरुद्ध पढ़ेंगे। पृथ्वी के गुरुत्व के विरुद्ध गति के लिए समीकरणें। तो देखिए बस में क्या करना है, दिशा बदल जाएगी जी की, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये तीनों समीकरण आपकी इस प्रकार लिख दी जाएंगी, बी बराबर यू माइनस के जी टी, और आपका एच बराबर यू टी माइनस के हाफ जी टी स्क्वायर, और बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो आपने ये टॉपिक यहाँ तक क्लियर कर लिया। अब अगली बात करते हैं, अगर कोई वस्तु विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, तो सिंपल सी बात है, जब विराम अवस्था की बात करेंगे हम, तो विराम अवस्था में प्रारंभ वेग शून्य होता है, u शून्य होता है। तो करें क्या, इसमें u की जगह जीरो रख देंगे, तो फिर समीकरण क्या बन जाएगी, जब हम वेग वृद्धि के रूप में हो, किंतु वेग वृद्धि तभी हो जब वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में शून्य हो, अर्थात जीरो से चलना प्रारंभ करती है, मूल अवस्था इस अपनी स्टैंड पोजीशन में है और आगे बढ़ना प्रारंभ कर रही है, तो हम u जीरो रख देंगे, तो b बराबर 80 हो जाएगा। फिर u की वैल्यू यहाँ जीरो हो जाएगी, तो s बराबर हाफ 80 स्क्वायर हो जाएगा। अब ऐसे b स्क्वायर बराबर u का जीरो हो जाएगा वैल्यू 2as हो जाएगा, तो b की वैल्यू √2as हो जाएगी। ऐसे ही जब कोई वस्तु मंडल के रूप में है, ठीक, किंतु प्रारंभिक अवस्था क्या है उसकी शून्य है, तो जीरो रख देंगे, अंतिम वेग शून्य होगा तो अंतिम वेग शून्य रख देंगे। इस प्रकार से हम गति के समीकरणों की कंडीशनल स्थिति से उनको याद करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ करके ही फॉर्मूला लगाते हैं। मुक्त पतन की बात करते हैं, तो मुक्त पतन में क्या होता है, मुक्त पतन में क्या होता है कि जब कोई वस्तु
पृथ्वी तल से कुछ ऊंचाई पर स्थिर अवस्था में रखते हैं तो उसका प्रारंभिक वेग शून्य होता है। जब हम छोड़ देते हैं तो बिल्कुल वह मुक्त रूप से नीचे गिरना प्रारंभ कर देती है। तो क्या होता है, इस मुक्त रूप से वस्तु का गुरुत्व तल के अधीन गिरना मुक्त पतन कहलाता है। ठीक है, तो मुक्त पतन में क्या होगा, प्रारंभिक वेग शून्य हो जाएगा। यदि हम कोई वस्तु यहाँ पर रोक रहे हैं तो u की वैल्यू शून्य हो जाएगी। तो u की वैल्यू शून्य हो जाएगी तो इन समीकरणों में u की वैल्यू 0 रख देंगे। ठीक, जब हम क्या करेंगे, जब हम ऊपर से नीचे को आएंगे तो नीचे ऊपर से नीचे आने वाली कौन सी है, ये वाली समीकरण है। इसमें u का मान शून्य रख देंगे तो b बराबर gt हो जाएगा, h बराबर हाफ GT स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर बराबर 2gh हो जाएगा, अर्थात b बराबर √2gh हो जाएगा। इस प्रकार से आपकी समीकरणें बदल जाएंगी। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल की। देखिए, अगर हम एक क्वेश्चन की बात करते हैं, मान लें कोई वस्तु है और वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति में, एक प्रश्न लेते हैं आंकिक रूप में, ठीक है, और वस्तु किस प्रकार से ये सोचेंगे आप। देखिए, मान लिया एक वस्तु प्रारंभिक स्थिति में चलना प्रारंभ स्टार्ट करती है और प्रारंभिक स्थिति में उसका जो वेग है वो जो 10 मीटर पर सेकंड है, और t सेकंड में, t मतलब 5 सेकंड ले लीजिए आप, 5 सेकंड में वह अंतिम वेग प्राप्त कर लेती है और अंतिम वेग उसका क्या होता है 20 मीटर पर सेकंड है। तो उसने कहा तुरंत ज्ञात कीजिए, तो a बराबर क्या। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, b बराबर u प्लस के at ही समीकरण संभव है, क्योंकि यहाँ पर u है, a है, सॉरी u है, t है, v है, a नहीं है। तो ऐसे में कौन सा हमारे पास, तो हमारे पास u प्लस b बराबर u प्लस at वाली समीकरण ही लगेगी। अर्थात समीकरण को लगाते समय हमें क्वेश्चन का रूप देखना है, क्वेश्चन में क्या चीज़ दे रखी है, क्या चीज़ निकालनी है, तो इस आधार पर हम ये को करेंगे। देखिए, तो वैल्यू रख देंगे, v कितना है पर 20 है, u कितना है 10 है, a कितना पता नहीं, और t कितना हमारे पास 5 है। तो 20, 10 और 5a, 20 में से 10 गया 5a, और ये 10 बराबर 5a, और a बराबर होगा आपका 10/5, अर्थात 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका ये आपका एक त्वरण निकालने का एक न्यूमेरिकल रूप में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। तो देखिए, अब न्यूमेरिकल हम जो है एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं न्यूमेरिकल का। तो न्यूमेरिकल देखिए इस प्रकार है, चल रेखा में एक कार 36 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रही है। यदि कार का ब्रेक लगाने पर 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का मंदन उत्पन्न हो जाता है, तो कार विराम अवस्था में आने से पूर्व कितनी दूरी तय करेगी। तो देखिए, पहले तो इसमें क्या क्या दे रखा है, मतलब वो बात करते हैं। भाई, सरल रेखा में एक कार 36 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रही है, अर्थात प्रारंभिक वेग इसका है, वस्तु का जो ये वेग है वो प्रारंभिक वेग से चल रही है ये। तो u क्या हो गया आपका, प्रारंभिक वेग को बोलते हैं u से, ठीक। तो u बराबर हो गया आपका 36 किलोमीटर प्रति घंटा। आप जानते हैं कि हम किलोमीटर प्रति घंटा को, किलोमीटर प्रति घंटा को हम बदलना होता क्या में, मीटर पर सेकंड में। तो आप 5/18 से गुणा करते हैं, तब उसकी वैल्यू क्या में जाती है, मीटर पर सेकंड में जाती है। तो ये आपका एक फॉर्मूला भी हो गया, और आप इसको याद रखना है। तो पहले आप देखेंगे यहाँ पर मीटर पर सेकंड में चली दूरी, मीटर में सेकंड में चली बात, तो सिंपल सी बात है, आपको किलोमीटर को बदलना पड़ेगा पहले मीटर पर सेकंड में। तो जो है आप जानते हैं 1 किलोमीटर प्रति घंटे की जगह हम लिख सकते हैं यहाँ पर 5/18 इंटू मीटर पर सेकंड। अब 18 की कटिंग करेंगे तो 18 दूनी 36, यू बराबर होगा 10 मीटर प्रति सेकंड। अब बात करते हैं क्या है कि यहाँ पर यदि कार में ब्रेक लगाने पर, ब्रेक मतलब मंदन हो रहा है, वेग प्रति सेकंड घट रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पर त्वरण की बात करेंगे। ये आपका त्वरण हो गया, ये प्रारंभिक वेग हो गया आपका, ठीक है। तो त्वरण क्या आपका
0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट मंदन है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। और कार विराम अवस्था में आने से पूर्व, अर्थात अंतिम वेग शून्य को कह रहा है, वो विराम अवस्था में लाने के लिए कह रहा है। तो अंतिम वेग क्या होगा इसका, 20 लिखते हैं, और शून्य कह रहा है वो कितनी दूरी तय करेगी। अब दूरी मतलब आप जानते हैं, दूरी को ऐसे लिखते हैं। अब हमें ये हमारे पास रॉ मटेरियल तैयार हो गया इसका क्वेश्चन का। अब हम देखते हैं इसमें क्या कौन सा गति का समीकरण लग सकता है। यू हमारे पास है, ए हमारे पास है, वी निकालना है, एस हमें निकालना है, बी हमारे पास 0 है। तो हम गति का समीकरण में चेक करें तो तृतीय समीकरण इस पर बिल्कुल सही बैठ रही, क्योंकि यू भी है, ए भी है, वी और एस निकालना। तो यू बी एस में जो संबंध है वो कौन सा है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस के 2as। अगर मंदन होगा तो क्या होगा, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस के 2as। चूंकि हमने ए की वैल्यू माइनस लिख ली है पहले से, जब माइनस यहाँ लिख ली है तो हम ये फॉर्मूला ये लगाएंगे। यहाँ पर तुरंत मंदन ही लिख रहे हैं, तुरंत लिख रहे हैं केवल, और मंदन हिंदी में लिखा हुआ है, तो आप ये लगा करके जो है वैल्यू माइनस में ला सकते हैं। आगे देखेंगे गति के समीकरण तृतीय समीकरण से, तृतीय समीकरण से फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस के 2s। अब वैल्यू जो हम रखेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिक माइनस किए तो ये माइनस हो जाएगा। बी क्या हमारे पास, बी तो शून्य है पहले से, यू क्या हमारे पास 10 है, और ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.5, और एस कितना है हमें निकालना है। अब देखिए 0 का वर्ग तो 0 होता है, 10 का वर्ग 100 हो जाएगा, 5 दूनी 10, जब आप गुणा करेंगे 0.5 की 2 से तो ये आ जाएगा, ठीक, इंटू एस। अब इसको करेंगे पक्षांतर, सही लिखने के बाद 1 तो एस बराबर इधर ले आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये 100 रह गए, मीटर आ गया। अर्थात इसने जो दूरी तय करी, कितनी दूरी तय करी, 100 मीटर दूरी तय करी, ठीक है। अब और जो शेष न्यूमेरिकल हैं उन शेष न्यूमेरिकल को हम आपके और PDF के माध्यम से सेंड कर देंगे। दूसरी बात, जितने भी और समस्या अंक के रूप में समस्यात्मक प्रश्न हैं वो आप सोल्व करके देखेंगे। यदि कोई दिक्कत आएगी तो आप जो है पुनः मालूम कर सकते हैं, ठीक है।